नमस्कार। जय माँ धूमावती। आज इस लाइव वीडियो में फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी। मैंने आज शाम को 6 बजे का समय दिया था, लेकिन बारिश की वजह से मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अनाउंस किया था कि आज हम जो बात करने वाले हैं, महावास्तु शास्त्र के कुछ उपायों पर और कॉमन प्रॉब्लम्स पे हम बात करेंगे। तो आप सभी के काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है, और सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा रिस्पांस आया है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में काफ़ी ज़्यादा लोग रुचि रखते हैं और ये थोड़ा सा सरल भी पड़ता है इसके उपाय हमें करने में। तो लगभग अगर मैं बताऊं तो 2500 से ज़्यादा मेल आए हैं इस बार मेरे पास, वास्तु से ही संबंधित आप सभी लोगों के हैं, जिसमें सभी ने अपनी अपनी वास्तु की समस्याओं के बारे में मुझे बताया है। जिसमें से जो पर्सनल जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं, तो उन सब के तो जो आंसर हैं, जो जवाब हैं, उनको पर्सनली मेल में दे दिए जाएंगे। लेकिन जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉमन परेशानियां, कॉमन समस्याएं होती हैं वास्तु की, महावास्तु शास्त्र स्पेशली, वास्तु और महावास्तु शास्त्र में थोड़ा सा फ़र्क है। महावास्तु शास्त्र एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ हो जाती है, और नॉर्मल वास्तु तो आप गूगल से भी देख सकते हैं। तो आज मैं महावास्तु शास्त्र के उपायों पर बात करूंगी, और कुछ कहानियां भी आपको मैं बताऊंगी। नमस्कार विक्रम यादव जी, नमस्कार वीरेंद्र कुमार जी। तो हम शुरू करते हैं महावास्तु शास्त्र के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 2500 के अराउंड में मेरे पास मेल आए हैं, तो आप सभी का इतना अच्छा सपोर्ट और प्यार के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नों के बारे में। तो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा लगभग 25 से 30 मेल में मुझे एक ही क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी के घर के सामने, अगर जैसे कोई किराए से रहता है या कोई नया मकान खरीदता है, स्पेशली किराए से रहना एक अलग बात हो जाती है, तो अगर उस घर के सामने कोई वृक्ष है पुराना, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आप सभी को बता दूं कि घर के सामने अगर वृक्ष है, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि उस वृक्ष की परछाई आपके घर पर, आपके मकान पर पड़ रही है या नहीं। फिर अगर उस वृक्ष की परछाई या छाया आपके घर पर नहीं पड़ रही, तो फिर वो किसी भी चीज़ का वृक्ष हो, किसी भी कोई भी वृक्ष हो, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर या आपके, हाँ नमस्कार आर्यन पांडे जी, तो उसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर, आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि कोई वृक्ष आपके घर के सामने है और उसकी परछाई या छाया आपके घर पर पड़ रही है, तो फिर 100% आपके घर पर, आपके जीवन पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उसमें भी एक शर्त ये है कि अगर वो पेड़ या वृक्ष आपके घर के सामने है और घर के सामने की दिशा अगर पूर्व या आग्नेय कोण है, पूर्व आग्नेय कोण है, तो इस दिशा में यदि आम का वृक्ष लगा है, आंवले का लगा है, और उसकी परछाई भी अगर आपके घर के ऊपर पड़ती है, तो फिर आपको उसके बारे में जब बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप समय समय पर 15-20 दिन में या महीने भर में कोई भी एक विशेष तिथि अपनी कुंडली के अनुसार या अपने मन से डिसाइड कर लें, जब आपको उचित लगे। एक अगर सिर्फ घी का दीपक भी आप वहाँ पर रख देंगे, तो आपकी समस्याओं का जो है निवारण हो जाएगा, क्योंकि आम और आंवले के वृक्ष तो पूर्व और आग्नेय कोण में बहुत अच्छे माने जाते हैं। अच्छा, आर्यन पांडे जी पूछ रहे हैं कि इनके घर पर लड़ाई बहुत होती है मम्मी पापा और भैया से। तो आर्यन भैया, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लड़ाई की, देखिए समस्या तो ये लड़ाई की हो गई है, लेकिन इसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो उसके लिए या तो जैसे अगर आप वास्तु चेक करवाना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर, मेरा व्हाट्सएप नंबर सोशल मीडिया पे है, मेरी प्रोफाइल में है, आपको मिल जाएगा। तो या तो आप अपने घर का फ़ोटो मुझे भेजें, तो मैं वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ आपको उपाय बता दूंगी, और या फिर आप अपनी कुंडली की डिटेल्स मुझे
मेल कर दीजिएगा, तो अगला जो लाइव हम लेंगे अगले संडे को, तो मैं उसमें उसका उपाय या समस्या का निवारण आपको बता दूंगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा डिटेल मुझे भेजिए, क्योंकि कारण उसका हो सकता है वास्तुशास्त्र हो, या हो सकता है कि कुंडली में कुछ ऐसी समस्या आ रही हो, या अगर पर्सनल लाइफ की भी कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, तो उसका फिर मैं आपको निवारण बताऊंगी आगे क्या करना है। ठीक है, तो घर के सामने वृक्ष की जो मैंने बताया एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर आपके घर के सामने कोई वृक्ष पड़ता है तो वो वास्तु दोष दे रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए, नमस्कार राज चौहान जी, नमस्कार सुमित शर्मा जी, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर उस वृक्ष की छाया आपके घर पर पड़ रही है तो ही वो आप पर वास्तु का दोष लगाएगा, अदरवाइज वो कोई दोष नहीं लगाएगा। और अगर छाया पड़ रही है तो फिर ये चेक करिए कि आंवले का उत्तर दिशा में है घर का गेट, नहीं तो आपका जो घर का दिशा है वो तो सही है। दिशा के अलावा भी हमें उसका फोटो वगैरह और भी देखना पड़ेगा कि अंदर कौन सी चीज़ किस दिशा में है। उनका जैसे माता पिता की अगर आपस में लड़ाई हो रही है तो उनका बेडरूम किस दिशा में है आर्यन पांडे जी, हमें ये देखना पड़ेगा, या उनके कुंडली में किस तरह के ग्रह हैं ये भी देखना पड़ेगा। तो आप एक बार मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिएगा, इसका आपको कोई शुल्क नहीं देना रहेगा क्योंकि आप लाइव वीडियो से जुड़े हैं। आप तो केवल मुझे कांटेक्ट करके डिटेल भेजिएगा, मैं आप उसका निवारण आपको बता दूंगी। ठीक है, तो अब ये तो हो गई पहले प्रश्न की बात कि अगर घर के सामने वृक्ष है, तो अगर आंवले का या आम का वृक्ष है और पूर्व या ईशान कोण में है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई वृक्ष है तो फिर वास्तु दोष लगता है। और घर के सामने वृक्ष या कोई लोहे का खंभा या कोई भी नुकीली चीज़ अगर है तो बहुत भयानक वास्तु दोष लगता है। इसके लिए आपको निवारण कर लेने चाहिए। और निवारण के लिए अब ये डिपेंड करता है कि आपके घर में समस्याएं किस तरह की जनरेट हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग, नमस्कार राज चौहान भैया, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन मैं एक कॉमन सॉल्यूशन आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे आसान तरीका जो वास्तु दोष से बचने का है, क्योंकि मुझे ऐसे भी कई सारे मेल और फेसबुक पे भी मैसेज आए हैं जिन्होंने वास्तु की समस्या पूछी और ये भी बताया कि आप कोई छोटा मोटा उपाय बताना, कोई बहुत बड़ी उपाय मत बताना, क्योंकि वो हम नहीं कर पाएंगे, जैसे कि स्टूडेंट हैं। तो सबसे आसान तरीका वास्तु दोष या कुंडली के दोषों से भी अगर आपको बचना है तो एक ही सबसे आसान तरीका है। आप केवल एक बार अपनी कुंडली अच्छे से किसी अच्छे ज्योतिषी को जो ज्ञानवान हो उनको चेक करवाएं, जो डिटेल में ज्ञान रखते हों, और सिर्फ अपनी कुंडली के अनुसार कोई भी आप मंत्र जाप ले लें। ज्योतिषी को उनको पता होता है अच्छे से तोल मोल के, वो बता देते हैं कि कौन से मंत्र जाप से आपका जीवन संवर जाएगा। ये सबसे आसान और छोटा उपाय है। हाँ, लेकिन इस मंत्र जाप के लिए, हर मंत्र जाप के लिए अलग अलग माला लगती है। कुछ मालाएं मेरे पास हैं अभी, तो वो मैं बता देती हूँ। जैसे कि कोई जातक हैं, अभी देखिए ये माला आपको कौन सी आवश्यक होगी ये डिपेंड करता है कि आपका किस नक्षत्र में और किस लग्न में जन्म हुआ है। अगर वास्तु दोष या वास्तु की समस्या भी है आपके जीवन में, तो उसके लिए भी फिर हम यही देखेंगे कि भाई आपके आसपास या आपकी कुंडली में किस तरह की ग्रह या किस तरह के आपके कर्म है, क्या प्रोफेशन है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपको माला और मंत्र सजेस्ट किया जाता है और आपका सबसे आसान निवारण ये हो जाता है। इसके लिए केवल आपको ये करना है कि कोई भी माला जो लग रही है वो माला को आप जागृत करवाएं पहले, या तो आप खुद कर लें किसी से गाइडेंस या मार्गदर्शन लेके, या फिर किसी से करवा लें। जैसे कि हम अपने संस्थान में सभी मालाएं क्या, सभी वास्तु की चीज़ें, फेंगशुई की चीज़ें सभी देते हैं, आप सभी जानते हैं, तो वो सब सिद्ध करके देते हैं। जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं, ये है वैजंती माला, ठीक है, ये कृष्ण भगवान जी धारण करते थे और यही कारण है कि उनकी तरफ सब आकर्षित होते थे। उनका सांवरा रंग होने के बाद भी, उनके पुरुष होने के बाद भी स्त्रियां तक उनसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह पाती थी। उनके आकर्षण का सबसे बड़ा कारण था ये वैजंती माला, वो इसको धारण करते थे। तो हर माला का अपना एक प्रभाव होता है, तो आपकी कुंडली पर या आपकी समस्या के अनुसार कौन सी माला आपको फलित होगी ये बस एक बार चेक करवा लें। वास्तु दोष और कुंडली के दोष सभी उससे जा सकते हैं। नमस्कार मनमोहन सारस्वत जी।
ये मैं आपको दूसरी माला बता रही हूँ, ये है स्फटिक माला। ये मैं जितनी भी मालाएं आपको बता रही हूँ, बताने का उद्देश्य ये है कि आप देख ले, ओरिजिनल मालाएं हैं ये सारी, जिनके साथ सर्टिफाइड। अच्छा, आर्यन पांडे जी बोल रहे हैं कि इनकी जॉब नहीं लग रही है, काफ़ी दिन से कोचिंग कर रहे हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं। ठीक है, उसके लिए भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आर्यन भैया, आपके लिए भी सबसे आसान तरीका, क्योंकि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ बताएं आप वो भी नहीं कर पाएंगे, और स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी पैसों की प्रॉब्लम भी होती है। अगर उनको मैं कोई बहुत बड़ा उपाय बताऊं तो आपके लिए भी सबसे आसान ये है, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल भेजना, मैं आपको बता दूंगी कौन सी माला और कौन सा मंत्र आपके लिए लग रहा है। आप केवल नियम से, अगर डेली भी नहीं कर सकते ना, तो मैं हफ्ते में या 15 दिन में आपको एक ऐसी तिथि या वार बता दूंगी जिस दिन आप नियम से केवल 1 घंटा निकाल कर पूजा करें, और बाकी मैं थोड़े से और प्रिकॉशंस आपको बताऊंगी, एक दो और अभी इसी वीडियो में भी बताऊंगी, तो वो आप फॉलो करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये है ओरिजिनल स्फटिक माला। इसका विशेषकर व्यापार में और धन से संबंधित काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो जिनकी कुंडली पर भी ये माला लगेगी तो वो इस तरह की माला देख लीजिए। ये स्फटिक है, ओरिजिनल है, ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन हर ओरिजिनल माला काफ़ी वजनदार होती है। जो डुप्लीकेट माला होती है और ओरिजिनल में यही फ़र्क है। ये है वैजंती माला, आप देख लीजिए इसको। इसके अलावा भी मैं आपको और मालाएं बताती हूँ। तो इससे ये होगा कि जो भी आप माला खरीदते हैं, नहीं आर्यन भैया, मैंने आपको बोल दिया ना, क्योंकि आप लाइव में जुड़े हैं, आपको फीस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल मुझे व्हाट्सएप पर डिटेल भेज दीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए वैसे भी हम लोग फ्री सर्विस देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डिटेल भेजिएगा, आपकी समस्या का सॉल्यूशन मैं बता दूंगी क्या करना है। ये है रक्त चंदन माला, लाल चंदन की माला जिसको बोलते हैं, इस तरह की होती है, आप देख लीजिए। हैप्पी सिंह रामगढ़िया जी, नमस्कार। अच्छा, इनका बोलना है कि मेरा कोई भी काम नहीं बनता, जो सोचता हूँ वो काम होता नहीं है। तो हैप्पी सिंह जी, आपके लिए देखिए, आज तो हम महावास्तु शास्त्र पर स्पेशली बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी समस्या के लिए भी अब सबसे पहले यही है कि जानना पड़ेगा आप क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप बिजनेस के लिए परेशान हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे, अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो उसके अनुसार फिर हम आपको बताएंगे। तो आप एक काम करिएगा, मेरी प्रोफाइल में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मेरा, ठीक है, तो आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपकी डिटेल्स मुझे भेजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगी, ठीक है। तो इसके बाद हम महावास्तु शास्त्र के दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। दूसरा प्रश्न मुझसे पूछा हुआ है कि अगर सोते समय हमारी परछाई आईने में दिखती है तो उसका क्या प्रभाव होता है। हाँ, आर्यन पांडे जी पूछ रहे हैं कि डिटेल में क्या क्या भेजना पड़ेगा, तो आप सभी को मैं बता देती हूँ। डिटेल में हमें आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान, और अगर आप स्त्री हैं तो आपके उल्टे हाथ की, और अगर आप पुरुष हैं तो आपके सीधे हाथ की हस्त की रेखा, पूरी हथेली की जो फोटो है वो आप मुझे क्लियर भेजिएगा, ताकि रेखाएं क्लियर दिखें, तभी मैं उससे एनालाइज कर पाऊंगी। ये आप मुझे भेजिएगा। और अगर आप फेस रीडिंग भी करवाना चाहते हैं तो अपना एक फ़ोटो हाल ही का तुरंत एक अच्छी सेल्फी लेकर भेजिएगा। तो फेस रीडिंग में स्पेशली आपका माथा, आपकी आँखें, और जो हमारा ब्रह्मरंध्र होता है, जो थर्ड आई पोर्शन होता है जहाँ हम तिलक लगाते हैं, ये क्लियर दिखना चाहिए। तो इतनी डिटेल आप हमें भेजिएगा, हम बेसिकली इतनी ही डिटेल्स पे एनालाइज करते हैं, और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो चल जाएगा, और है सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी बात है। जय माता दी ददीच जी, ददीच राज इंद्रपुरा झुंझुना, जय माता दी राज जी। तो अब हम बात करेंगे कि सोते समय अगर आपकी परछाई आईने में दिखती है तो इसका दोष लगता है या नहीं लगता। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये भी मेरे पास 30 से 40 मेल इसी प्रश्न के आए हैं कि सोते समय अगर आईने में परेशानी दिखती है तो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आईना जो होता है, जैसे इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। जैसे आपने कथा सुनी होगी कि कृष्ण जो शंकर भगवान थे, उनको एक बार गुस्सा आया और उनका पसीना टपका, जिससे अंधकासुर नामक दैत्य ने जन्म लिया।
इसी तरह से आपको अनेकों कथाएं ऐसी मिल जाएंगी कि गलती से, जैसे एक बार क्या हुआ था, कुबेर महाराज जी अपने सोने के जो उनका कोष है, क्योंकि भाई वो तो धन और सोने के रक्षा किया माने जाते हैं, देवता माने जाते हैं, तो वो एक बार अपने धन के और सोने के भंडार में बैठे थे। उनको एक बार अपने आप में घमंड आ गया कुबेर महाराज जी को कि भाई देखो मैं कितना बलशाली हूँ कि बिना धन के तो दुनिया में कोई कार्य ही नहीं होता, तो मैं तो सबसे बड़ा देवता हूँ। इस तरह से उनके अंदर क्या घमंड आया, और जैसे ही उनको घमंड आया, उनके उस घमंड ने एक राक्षस का, एक दैत्य का रूप धारण कर लिया। ठीक है, उसका नाम था लोभासुर, जिसका फिर गणेश जी ने विनाश किया। तो इस तरह से हर इंसान का जो भी हम कुछ सोचते हैं, जो भी हम कुछ सोचते हैं या जो भी हमारा कोई प्रतिबिंब बनता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसीलिए तो बोलते हैं कि बुरा मत सोचिए। तो भगवान ने ऐसा इसलिए हमें करके बताया है ऐसी लीलाएं कि भाई आप कुछ भी सोचोगे ना वो आपके लिए नेगेटिव होगा। इसी तरह से ये जो आईना है ये भी हमारा प्रतिबिंब दिखाता है। तो कई बार अगर इसको गहराई में देखा जाए, इसको गहराई में इस वीडियो में समझाना संभव नहीं है, लेकिन जो आईना है ये हमारा प्रतिबिंब बता रहा है। इसका मतलब हमारे अंदर की जो बुराई है उससे भी वो प्रभावित होगा, और हमारे अंदर की जो अच्छाई है वो उससे भी प्रभावित होगा। तो बेसिकली, नमस्कार मनोज चतुर्वेदी भैया, प्रणाम। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है वास्तुशास्त्र का आईने वाला, ये यहीं से लिया गया है कि सोते समय हमारी परछाई आईने में इसलिए नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि उससे वास्तु दोष, क्योंकि सोते समय हम जो भी अच्छा बुरा सोचते हैं उसका प्रतिबिंब मिरर में बनता है, मिरर यानी कि आईने में बनता है, और फिर वहां से वो जो नकारात्मकता है वही एक दोष या दैत्य बन के हमारे जीवन में परेशानी उत्पन्न करने लगती है। तो ये तो हो गई कि एक कहानी कि ऐसा होता क्यों है। अब इसका उपाय मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आईना हमें रखना किस दिशा में चाहिए। आईने को या तो आप पूर्व दिशा में रखें या फिर उत्तर पूर्व में रखें। आप दक्षिण या पश्चिम दिशा में आईना बिल्कुल ना रखें। ठीक है, और अगर ऐसा है कि भाई अपना घर छोटा है या एक ही रूम है, सब कुछ वहीं पे अरेंज करना है, तो फिर आप ऐसा करें, आईने में देखिए कोई भी ऐसी चीज़, जैसे कि अगर टीवी है, टीवी में भी अगर आपकी परछाई सोने के बाद दिखती है तो वो भी हम आईना ही मानेंगे। तो अगर आप ऐसे रूम में सोते हैं जहाँ कोई भी ऐसा आईना या कांच का कोई ऐसा सामान है जिसमें आपकी परछाई दिखेगी सोते समय, तो रात को उसको ढक देना चाहिए। एक तो ये चीज़ हो गई। और बस आईने का यही है कि विशेषकर उसको ऐसी दिशा में रखें कि आपका प्रतिबिंब बने ही नहीं। पूरब और उत्तर दिशा में रखें उसको, और अगर मजबूरी है तो फिर रात को उसको कपड़े से ढक दें, क्योंकि ये सबसे अधिक नकारात्मकता होती है। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि ये आईने वाले दोष की वजह से प्रेत बाधा, भूत बाधा, इस तरह की समस्याएं आने लगती हैं। डरावने सपने आते हैं व्यक्ति को, तनाव की समस्या हो जाती है। नमस्कार अंकित मिश्रा जी, नमस्ते, जय माता की। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब ये क्वेश्चन मुझे फेसबुक पर ही पूछा गया था। एक स्टूडेंट हैं, वो हॉस्टल में रहते हैं, उनका जो शौचालय है, जो टॉयलेट है उनका, वो दोस्त क्रिएट कर रहा है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो अपना टॉयलेट है उसकी जो दिशा है, जब हम टॉयलेट में बैठते हैं तो उत्तर या दक्षिण दिशा में हमारा फेस होना चाहिए, लेकिन उनका ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस तरह के दोष के लिए जो भी ये छोटे मोटे दोष होते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक आपने नाम सुना होगा हेलिक्स। हेलिक्स अगर नहीं सुना तो आपको मैं बता देती हूँ, बाकी तो आपको गूगल पर डिटेल मिल जाएगी तो समझ में आ जाएगा। हेलिक्स क्या होता है? धातु का बना एक स्पाइरल आइटम होता है, यानी कि एक घुमावदार एक आइटम होता है। आप उसका फोटो देख लीजिएगा गूगल पे, हेलिक्स, HELIX। हेलिक्स जो होता है, वैसे तो ब्रह्मांड में एक पिंड है, जैसे कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, इसी तरह से एक निहारिका को इंग्लिश में हेलिक्स बोलते हैं।
तो निहारिका है, उसी को देखकर, क्योंकि उस निहारिका का धार्मिक बहुत अच्छा महत्व माना जाता है, क्योंकि वो जो निहारिका है ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड की आंखें हैं। तो उसी के कॉन्सेप्ट पे ये वास्तु दोष के लिए उपयोग में लाने लगे हैं हेलिक्स। तो हेलिक्स अलग अलग दिशा के दोष के लिए, जैसे अगर पूर्व दिशा का दोष बन रहा है तो उसका हेलिक्स का अलग एक मॉडल रहेगा, उसकी अलग आकृति रहेगी। पश्चिम दिशा में अगर कोई दोष बन रहा है तो उसके हेलिक्स की अलग आकृति रहेगी अगर आवश्यकता लगी, क्योंकि हम लोगों के पास हेलिक्स थे लेकिन अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। तो अगर दोबारा मेरे पास जब अवेलेबल हो जाएंगे तो वो भी मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगी, ठीक है। तो हेलिक्स सबसे आसान तरीका है, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते। अगर कोई छोटा मोटा दोष है तो उसके लिए आपको बहुत परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक हेलिक्स लाएं, उसको सिद्ध करें, उसको हील करें या करवाएं और उसको लगा दें। जिस दिशा का दोष हो उसी दिशा में उस हेलिक्स को लगा दें, तो उससे जो है इस दोष का आसानी से निवारण हो जाएगा। अब आपको मैं अब बताती हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। इसको शायद आप में से किसी ने सुना भी होगा, जो भी तुलसीदास जी या भगवान राम के बारे में जानते हैं। ये कहानी वास्तु से ही संबंधित है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे वास्तु में ऐसा बोला जाता है कि कभी भी आपके घर के आसपास कोई शमशान नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई नया घर खरीद रहे हैं, अगर आसपास के दूर तक इलाके, जैसे मान लीजिए 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में भी अगर कोई शमशान वहाँ पर है तो कोशिश करिए कि वो घर आप ना खरीदें, ठीक है। और 1-1.5 किलोमीटर तो चलिए फिर मजबूरी है, क्योंकि आजकल डेवलपमेंट बहुत होने लगा है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि शमशान भूमि पे या उसके आसपास लगा हुआ कोई भी एरिया आप ना खरीदें घर के लिए। और उसके अलावा जो भी आप घर खरीद रहे हैं या जिस भी घर में रह रहे हैं उसके आसपास कीकर का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, इमली, बरगद, ये 3-4 वृक्ष, ये 4 वृक्ष होने नहीं चाहिए कायदे से। क्योंकि इसका कारण है, ऐसा बोला जाता है, शास्त्रों में भी ऐसा बोला गया है कि कीकर, पीपल, इमली और बरगद, इन 4 वृक्षों पे भूत, प्रेत, दैत्य, पिशाच, चुड़ैल, जो भी नकारात्मक ताकतें होती हैं उनका वास होता है। उनके वास के पीछे अब एक कहानी मैं बताती हूँ। जैसे मैंने बताया कि कीकर का वृक्ष नहीं होना चाहिए, इसमें भूत प्रेत का वास होता है। इसका एक मैं बताती हूँ। जैसे आपने सुना होगा तुलसीदास जी थे। जैसे पुराने ज़माने में क्या घर में टॉयलेट्स नहीं हुआ करती थी, सभी लोग शौच बाहर जाते थे, तो तुलसीदास जी भी जाते थे। तो वो क्या करते थे, जाहिर सी बात है पहले के ज़माने में सभी लोग लोटा वगैरह लेके जाते थे, कुछ थोड़ा सा जल अपने साथ लेके ही जाते थे। तो वो जब आते थे शौच से निवृत्त होके तो उनके पास थोड़ा सा जल बचता था, तो एक रास्ते में कीकर का वृक्ष पड़ा लगा हुआ था। तो वो क्या करते थे, जाते समय बचा हुआ जो शौच का जल था वो कीकर के वृक्ष की जड़ में फेंकते हुए जाते थे, जस्ट फेंकते हुए कि अब इसको मैं घर ले जाके क्या करूँगा। ऐसा नियम सालों तक चलता रहा। अब एक दिन क्या हुआ, जैसे ही वो उस वृक्ष के पास आए और उन्होंने जल फेंका, उसमें से एक प्रेत बाहर आए। वो अच्छे प्रेत थे। इन भूत प्रेत दैत्य पिशाची जितनी भी योनियां होती हैं, इन सब में भी जैसे इंसान अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं, उसी तरह से ये सारी योनियां भी, ये सभी भी एक अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं। तो वो एक अच्छे प्रेत थे। उन्होंने तुलसीदास जी से बोला कि भाई तुमने मेरी 4-5 साल बहुत अच्छी सेवा कर ली, मैं यहाँ भूखा प्यासा बैठा था, तुम लगातार 4 सालों से मुझे पानी पिला रहे हो। उनके लिए ये मैटर नहीं करता था कि वो पानी कैसा था, शुद्ध था या अशुद्ध था, वो तो बस खुश हो गए। और उन्होंने फिर तुलसीदास जी को बताया कि चल तू मुझसे वरदान मांग। तो तुलसीदास जी ने बोला कि भाई मैं तो भगवान राम से मिलना चाहता हूँ, आप तो बस मुझे इतना ही आशीर्वाद दे दो। तो उन्होंने कहा कि भगवान राम का पता मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें हनुमान जी का पता बता सकता हूँ। तो हनुमान जी के पास जो गए थे ना तुलसीदास जी, तो वो उसी प्रेत के द्वारा बताए हुए रास्ते से गए थे, तभी वो हनुमान जी से मिल पाए थे। और उसके बाद फिर श्री राम जी की उन्होंने रामायण लिखी थी। तो कुल मिला के बात ये है, जय माँ धूमावती नरेंद्र रघुवंशी जी। तो कुल मिला के बात ये है कि इस बात का भी हमें एक कथा में ये प्रतीक मिल गया कि इन वृक्षों में क्यों ऐसा बोला जाता है कि इनमें भूत प्रेत पिशाच रहते हैं और क्यों इनसे दूर रहना चाहिए। तो ये कथा भी आपको अच्छी लगी होगी। और इसके अलावा
अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी दिशा में कौन कौन से वृक्ष होने चाहिए, आप लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप अनार का वृक्ष लगाना चाहते हैं तो आग्नेय दिशा में लगाएं, पूरा पूरा फल मिलेगा इससे। और फलदार वृक्ष तो कोशिश करिए कि घर में अवश्य ही लगाएं, एक दो। इससे ये होता है कि वंश में वृद्धि होने के योग बनते हैं। कोई भी फलदार वृक्ष की अगर आप सेवा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। और यही कारण है कि बोला जाता है हमारे धर्म में और वास्तुशास्त्र में भी कि कोई भी फलदार वृक्ष कभी काटना नहीं चाहिए। ठीक है। तो इसके अलावा दक्षिण दिशा में एक गूलर नाम का एक बहुत अच्छा फूल लगता है, उसमें खुशबू नहीं होती लेकिन दिखने में वो गुलाब जैसा लगता है, तो गूलर का वृक्ष बोलते हैं उसको। दक्षिण दिशा में आप इसे लगा सकते हैं। इससे वास्तु दोष अगर होगा भी घर में थोड़ा मोड़ा तो वो दब जाएगा। नैऋत्य दिशा में आप इमली का पेड़ लगाएं अगर आपको बहुत इच्छा है कि भाई इमली लगानी है। नहीं तो मैं तो यही बोलूँगी कि कीकर, पीपल, इमली, बरगद इनको आप लगाएं ही नहीं। लगाएं तो किसी धार्मिक जगह पे लगाएं, घर के आसपास ना लगाएं। धार्मिक जगह पे अगर आप जैसे कि मंदिर का एरिया हुआ या कोई आश्रम वगैरह हुआ, अगर वहाँ पीपल, इमली, बरगद, कीकर ये सब लगाते हैं, स्पेशली पीपल और बरगद, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अपने कर्म शुद्ध होते हैं, अपने जीवन के बंद हुए मार्ग खुलते हैं इस तरह के वृक्ष धार्मिक स्थल में लगाने से। इसके अलावा उत्तर दिशा में आप एक पाकड़ का वृक्ष होता है, आप गूगल पे देख लीजिएगा कैसा दिखता है। अगर आप चाहें तो उत्तर दिशा में इसे लगाएं। बाकी दक्षिण दिशा में आप जामुन का और कदम्ब का वृक्ष लगा सकते हैं। ठीक है। अब मैं कुछ आपको उपाय बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरह के दोष, चाहे वो वास्तु दोष हो या कुंडली का दोष हो, उससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप कोई भी अपनी कुंडली बस एक बार किसी अच्छे ज्योतिष को चेक करवा लें और उनसे पूछ लें कि भाई मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो बस इतना करूंगा कि आप मेरी कुंडली पे मुझे ये बता दें कि कौन से भगवान की पूजा लगेगी और कौन सा मंत्र लगेगा और उस मंत्र का जाप कौन सी माला से होगा। ठीक है। कुछ मालाएं और दिखा देती हूँ जो मेरे पास अवेलेबल हैं। ये है नीलांजन माला, इसको नीलांजन माला बोलते हैं। बहुत भारी है ये दिखने में, वजन में भी, और मोती भी वैसे भारी दिख ही रहे होंगे आपको। तो एक ये भी माला होती है। कुछ मालाएं मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ उस वीडियो में आपको। ये है, ये माणिक्य की माला या रूबी की माला बोल सकते हैं। लाल है लेकिन कैमरे में ये गुलाबी दिख रही है इसलिए। और ये है पीले हकीक की माला। मैं सारी माला इसलिए दिखा रही हूँ कि आप देख लें, और अगर आपको ज़रूरी हो तो आप हमसे भी मंगा सकते हैं, सिद्ध करके हम लोग देते हैं। ये देखिए, ये ओरिजिनल हल्दी की माला, ये आपको दिख रही होगी, सुखाई हुई हल्दी से हम लोगों ने खुद बनाई है। जैसे कि अगर बगुलामुखी माता का, क्योंकि आप जानते हैं मैं धुआंवती साधिका हूँ, तो विशेषकर बगुलामुखी माता के लिए ये माला हम लोग देते हैं जाप के लिए। ये हम खुद ही हाथ से बना कर देते हैं, ओरिजिनल हल्दी की। इसके अलावा एक ये है, ये काले हकीक की माला है। तो कुल और एक और दिखा देती हूँ, ये है फिरोजा की माला। अगर आप व्यापार में बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो ये आप देख रहे होंगे, मोती भी इसके काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी रेयर है, ये आसानी से मिलती नहीं है। फिरोजा माला है ये, काफ़ी महंगी भी आती है क्योंकि इसमें हम एक रत्न भी अगर फिरोजा का ख़रीदते हैं तो महंगा जाता है। तो इसका बहुत अल्टीमेट रिज़ल्ट है, अगर किसी व्यापार के लिए आप चाहते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका मिलता है। इसके अलावा मैं आपको सफ़ेद चंदन की माला बता देती हूँ। ये है सफ़ेद चंदन की माला। लाल चंदन की मैंने आपको बताई दी है, स्फटिक हो गई, बैजंती हो गई, और सारे ग्रहों की मालाएं मैंने आपको बता दी। तो कुल मिला के इसी तरह की कोई भी एक माला जो आपके कुंडली पर लगेगी और जो भी मंत्र आपकी कुंडली पे लगेगा आप वो ले लें। सबसे आसान तरीका यही है। इसके अलावा एक और आसान तरीका है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया हो, मैं टाइम टाइम पर पोस्ट करती रहती हूँ। एक एरोमा थेरेपी होती है वास्तुशास्त्र में, एरोमा थेरेपी या एरोमा सॉल्यूशंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अलग अलग तेल आते हैं, खुशबूदार तेल होते हैं वो, और उनको एक विशेष विधि से आप घर में यूज़ करते हैं तो उससे वास्तु दोष कम होता जाता है लगातार। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते पूजा पाठ के लिए, तो आप दोनों के लिए, आप सभी के लिए ये दो उपाय काफ़ी अच्छे हैं। या तो आप एरोमा थेरेपी करें अगर वास्तुशास्त्र है तो,
और वास्तुशास्त्र में आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं, या फिर अगर कुंडली का जाप है तो उसके लिए तो आप ये ज़रूरी करें। और स्टूडेंट्स के लिए तो अरोमा सॉल्यूशन ज़रूरी है। अरोमा मतलब उसमें खुशबू आती है, खुशबूदार तेल होते हैं, उनका एक विशेष समय और विशेष तरीके से हम लोग गाइड करते हैं कि आपको इस दिशा में इस समय ये जलाना है। ये दिशा, समय और कौन सा तेल उनको ज़रूरी है, ये सब उनकी समस्या और उनकी कुंडली की और परेशानियों को जानने के बाद ही हम सजेस्ट करते हैं। तो ये सब सॉल्यूशंस मेरे हिसाब से आज के लिए बहुत हैं, क्योंकि आप सभी के इतने सारे मेल्स आए हैं, उन सब के लिए आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। और आप देख रहे होंगे मेरा गला अभी भी ख़राब है मेरे जन्मदिन के बाद से। आप सभी ने इतनी सारी दुआएं और आशीर्वाद दिए मेरे जन्मदिन पर, लेकिन मैं लाइव भी नहीं आ पाई क्योंकि मेरा गला ही नहीं खुल रहा था। तो अब जैसे तैसे थोड़ी आवाज़ खुली है। तो आप सभी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आप सभी के जो आशीर्वाद थे मेरे जन्मदिन पर, उस सबको सर आँखों पर रखती हूँ कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार और इतना आशीर्वाद दिया। तो उम्मीद करती हूँ मेरे जीवन भर जब तक मैं जीवित हूँ आप सभी का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ बना रहेगा। तो मेरे हिसाब से आज के लिए ये सब बहुत है। और भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करिएगा। अगले रविवार को मैं फिर से लाइव आऊँगी। तो इस बार मैं ये नहीं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं किस बारे में बात करूँगी। जिस तरह के भी आपके प्रश्न ज़्यादा होंगे, जिस तरह की भी आपकी समस्याएं ज़्यादा होंगी, उस हिसाब से हम बात कर लेंगे। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय माँ धूमावती, जय महाकाल। आप सभी खुश रहें। नमस्कार।